सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 23 टेस्टिंग कन्वेंशनल एप्लीकेशन इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जब भी हम सॉफ्टवेयर को जांचते हैं, परखते हैं, तो हमारा मेन गोल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वो ये होता है कि जितने ज्यादा एरर हम निकाल सकें, लेकिन जितने ज्यादा एरर निकालें उसके लिए हम कम से कम एफर्ट करें, यानी कम समय में और कम एफर्ट में हम ज्यादा से ज्यादा एरर निकाल लें। इसके लिए जरूरी यह है कि जिस भी सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस भी वेब ऐप के बारे में बात कर रहे हैं, मोबाइल ऐप के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं, वो टेस्टेबल होना चाहिए। यानी उसकी जांच और परीक्षण हम आसानी से कर सकें। तो जेम्स बैक साहब इस टेस्टेबिलिटी यानी परीक्षण करने में इजीनेस या सहूलियत के बारे में बताते हैं। वो ये कहते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टेबिलिटी या सॉफ्टवेयर को जांचने की जो प्रक्रिया है वो क्या है कि कितने आसानी से कोई भी टेस्टर हो, कंप्यूटर प्रोग्रामर हो, कोई भी एक सॉफ्टवेयर को आसानी से टेस्ट कर सके। तो अगर एक सॉफ्टवेयर टेस्टेबल है, हम कहेंगे ये सॉफ्टवेयर बड़ा बेहतरीन है, आसानी से हम इसकी जांच और परीक्षण कर सकते हैं, तो क्या क्या इसमें आधारभूत कहें एट्रीब्यूट्स हैं या ये कहें कि इसमें विशेषताएं होंगी? पहली है ऑपरेबिलिटी। ऑपरेबिलिटी का मतलब ये है कि जितना अच्छा आपका सॉफ्टवेयर काम कर रहा है या चल रहा है, उतना ही अच्छा वो टेस्ट भी हो सकता है, उतनी सरलता से उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सॉफ्टवेयर को जब बनाया गया तो इसमें क्वालिटी का ध्यान रखा गया हर जगह पे, राइट फ्रॉम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, वहां से डिजाइन से जब आप कोडिंग पे गए तो आपने हर जगह पे क्वालिटी का ध्यान रखा है, गुणवत्ता का ध्यान रखा है। तो जब आप क्वालिटी का ध्यान रखेंगे तो बनी बात है कि बग्स, एरर्स कम से कम होंगे और ये बग आपके टेस्ट करने की प्रक्रिया को, जांचने की प्रक्रिया को या उसमें रुकावट पैदा नहीं करेंगे। अगली जो बात आती है अच्छे टेस्टेबल सॉफ्टवेयर में, वो होता है ऑब्जर्वेबिलिटी। व्हाट यू सी इज व्हाट यू टेस्ट। अब आपको कई चीजें दिखाई दे रही हैं, सामने दिखाई दे रही हैं। जो चीज सामने दिखाई दे रही है वो तो बड़ा ऑब्वियस हो जाएगा। इसका मतलब चाहे आपके सॉफ्टवेयर के अलग अलग स्टेट हो, वेरिएबल हो, अब इसको आप सवाल भी कर सकते हैं, टेस्ट भी चला सकते हैं, इस पे पूरा एग्जीक्यूशन कर सकते हैं टेस्ट का। अगर कोई खराब या गलत आउटपुट आ रहा है तो ऑब्जर्वेबिलिटी अगर इसमें है तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आउटपुट वो नहीं है जो हम चाहते थे। जो अंदर एरर है, इंटरनल एरर है, लॉजिकल एरर है, या कोई पाथ में एरर है, किसी टेस्ट कंट्रोल फ्लो में प्रॉब्लम है, वो हम निकाल सकते हैं, वो हमको दिख जाएगी आराम से, उसको हम रिपोर्ट भी कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। कंट्रोलेबिलिटी, अगर आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में है तो आप आराम से चला सकते हैं, लेकिन अगर आप गाड़ी को उस स्पीड से चला रहे हैं जिसमें आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वहां पर आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जितना अच्छा सॉफ्टवेयर को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उतने आसानी से आप अपने टेस्ट एनवायरनमेंट को या टेस्टिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और बहुत कम एफर्ट में आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जितने भी आपके आउटपुट आ रहे हैं इनपुट देने के बाद, जो इनपुट आउटपुट के फॉर्मेट है वो आपको बिल्कुल कंसिस्टेंट दिख रहे हैं, एक ही तरीके से, सामान्य तरीके से दिख रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, यानी आपकी कंट्रोल में है। कहने का मतलब कि जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टेस्ट है या स्टेट्स हैं या वेरिएबल्स हैं, जब एक टेस्ट इंजीनियर उसको सीधे तौर पे कंट्रोल कर सकता है तो उसको आराम से टेस्ट भी कर सकता है। यहां पर हम टेस्ट को बहुत आसानी से, बहुत सरलता से, जैसे मैंने कहा, ऑटोमेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, बना सकते हैं, और दोबारा भी कोई अगर समस्या आ रही है या नहीं भी आ रही है तो उसको हम दोबारा उसी तरीके से रिक्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे
कंट्रोल में है, हमारे नियंत्रण में है। डिकम्पोजिबिलिटी, पहली चीज है, एक काम अगर आप इतना बड़ा कर रहे हैं, उसको अगर आप डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए तो आप आसानी से हर एक छोटे पार्ट को आसानी से डील कर सकते हैं। तो जब हम टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो क्या हम किसी प्रॉब्लम को आसानी से आइसोलेट कर पा रहे हैं और इस पे टेस्टिंग कर पा रहे हैं? इसी को हम डिकम्पोजिबिलिटी कह रहे हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर आपका, सिस्टम आपका अलग अलग क्लासेस से बनता है, अलग अलग मॉड्यूल से बनता है। तो हम जब इस मॉड्यूल को, इन अलग अलग मॉड्यूल को आराम से टेस्ट कर सकते हैं तो पूरे सॉफ्टवेयर को एज अ होल टेस्ट कर सकते हैं। सिंप्लिसिटी का मतलब यह है कि जितने कम टेस्ट केसेस बनाने पड़े या जितना कम हमको टेस्ट करना पड़ेगा या कर रहे हैं, उतनी जल्दी टेस्टिंग हो जाएगी। तो सिंप्लिसिटी में या सरलता में आपका सॉफ्टवेयर या सिस्टम क्या चीजें दर्शाए या उसमें ऐसी क्या चीजें हों जिससे हम आसानी से कम एफर्ट में टेस्ट कर सकते हैं, इसमें हमको फंक्शनल सिंप्लिसिटी मिलनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेस्ट करना शुरू करेंगे, हर एक फंक्शन को चेक करना शुरू करेंगे, तो कम से कम फंक्शन हो जो आप टेस्ट करें। स्ट्रक्चरल सिंप्लिसिटी का मतलब यह होता है कि इस तरीके से आपने इसको डिकम्पोजेबल कर रखा है, या जो आर्किटेक्चर आपने बनाया है सॉफ्टवेयर डिजाइन में, वो कुछ इस तरीके से है कि वो मॉड्यूलर है। आपको टेस्ट केसेस केवल इस पे अप्लाई करने हैं, और अगर यहां से यहां तक आपने कम से कम प्रोपोगेशन रख रखा है, कपलिंग कम रख रखी है, आपके जो ये वाले मॉड्यूल है इसमें कोहेसिवनेस बहुत अच्छी है, कोहेजन बहुत अच्छा है, इसका मतलब यह है कि एरर यहां जाने की संभावना बहुत कम से कम हो जाती है। कोड सिंप्लिसिटी का मतलब होता है कि आपने मान लीजिए कोई कोड लिखने के लिए कोई स्टैंडर्ड अपनाया है। जैसे अगर हवाई जहाज के लिए आप कोई कोड लिखते हैं तो उसके लिए मिश्रा स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसे तमाम तरीके के स्टैंडर्ड्स हैं, और वो स्टैंडर्ड आपने फॉलो किया है तो फिर टेस्टिंग इतनी आसान हो जाएगी कि पूछे मत। स्टेबिलिटी, अब अगर आपका सॉफ्टवेयर स्टेबल है जो आपने बनाया है तो उसमें कम से कम चेंज होंगे क्योंकि वो स्टेबल है, उसमें बार बार परिवर्तन नहीं होंगे। और जब चेंजेस ही कम होंगे, परिवर्तन ही कम होंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपकी टेस्टिंग आसानी से हो जाएगी क्योंकि बार बार टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो आपके सॉफ्टवेयर में जो भी परिवर्तन होने हैं वो कम से कम है, और जब वो हो रहे हैं तो बहुत आसानी से किए जा रहे हैं और हमारे कंट्रोल में है। एक चेंज दूसरे जगह एरर नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। पता चला यहां चेंज हमने किया, यहां दूसरी जगह चेंज हो गए और एरर आ गई, वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारे जो अभी के पहले टेस्ट हैं वही चेंज करने के बाद दोबारा आप वही टेस्ट कर सकते हैं या ना भी करने की आवश्यकता पड़े, क्योंकि सॉफ्टवेयर स्टेबल है। और अगर बाई चांस को फेलियर भी हो भी जाता है तो सॉफ्टवेयर आराम से दोबारा खड़ा हो जाता है, रिकवर कर लेता है अपने आप को। अंडरस्टैंडेबिलिटी, अगर आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन पता है, आपको रिक्वायरमेंट क्लियर है और आपको सारे कोड जिस तरीके, क्योंकि डिजाइन के हिसाब से ही कोडिंग होती है, वो क्लियर है, अगर आपको सब चीजें क्लियर है तो आप कितने चतुरता से, स्मार्टनेस से उसको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको आर्किटेक्चरल डिजाइन पता है, आपको सारी डिपेंडेंसीज पता है, आपको कंपोनेंट्स आपस में किस तरीके से एक दूसरे से कपल्ड है वो सब पता है, तो आपको तो पूरा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी तरीके से पता है, तो टेस्टिंग भी उतनी आसान हो जाएगी। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, चाहे आपके डिजाइन डॉक्यूमेंट हो, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हो, या और तरीके की जो एनालिसिस मॉडल्स होते हैं जो भी बनाए गए हैं, अगर वो आपके पास अवेलेबल है, वो अच्छी तरीके से बनाए गए हैं, कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करके बनाए गए हैं, बढ़िया तरीके से लिखे हुए हैं और डिटेल्ड में है, तो आप टेस्टिंग आराम से कर सकते हैं। जब सॉफ्टवेयर की जांच और परीक्षण किया जाता है, यानी टेस्ट किया जाता है, तो जब हम टेस्ट केसेस बनाते हैं, टेस्ट केसेस का मतलब यह है कि हम उस हिसाब से, जैसे एक टेम्पलेट मैं बता देता हूं आपको कि हमने यहां लिखा टेस्ट क्या करना है, टेस्ट केस कौन से यूज केस से रिलेटेड है, इसके प्री कंडीशन क्या है, पोस्ट कंडीशन क्या है, टेस्ट में एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, टेस्ट में एक्चुअल रिजल्ट क्या आ रहे हैं, क्या एक्सेप्शनल हैंडलिंग है,
ये सारी चीजें एक टेस्ट केस में होती है कि आप क्या क्या करने वाले हैं और टेस्ट केस का ब्रीफ कि आप करना क्या चाहते हैं इसमें। तो अच्छे टेस्ट केस या अच्छा टेस्ट, उसकी क्या विशेषताएं होंगी, उसकी क्या एट्रीब्यूट्स होंगे। पहली चीज, अच्छा टेस्ट वो कहलाता है जो ज्यादा से ज्यादा एरर निकाल सके, हाई प्रोबेबिलिटी। ध्यान रखिएगा, टेस्टिंग को कहा जाता है टेस्टिंग इज डन विद एन इंटेंट टू फाइंड एन एरर। और अगर टेस्टिंग में एरर आप नहीं निकाल पाते हैं, इसका मतलब एज अ टेस्टर आप फेल हो गए। टेस्टर सॉफ्टवेयर को जाने, समझे और किस तरीके से ये सॉफ्टवेयर फेल होगा, कहां गड़बड़ी करेगा, वो अगर एक टेस्टर को पता है तो टेस्टिंग अच्छी कर सकता है। एक अच्छा टेस्ट या अच्छा टेस्ट केस रिडंडेंट नहीं होता है, उसमें डुप्लीकेसी नहीं होती है। रिडंडेंट का मतलब कि एक हमने टेस्ट केस लिखा और दूसरा टेस्ट केस लिखा, ये भी वही काम कर रहा है और ये भी वही काम कर रहा है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। हो सकता है इसको करने का तरीका अलग हो, लिखने का तरीका अलग हो, आपकी अप्रोच अलग हो, लेकिन दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तो रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। हर टेस्ट केस या हर टेस्ट का जो पर्पस है, इसको करने के पीछे जो आपकी मंशा है, वो एक ही होनी चाहिए। अ गुड टेस्ट शुड बी बेस्ट ऑफ ब्रीड। आप बेस्ट ऑफ ब्रीड क्या कहेंगे, आपने देखा होगा कि अरबी घोड़ा सबसे ज्यादा महंगा बिकता है। क्यों महंगा बिकता है? क्योंकि उसमें ऐसी कोई विशेषता होती है, वो उन सारे दुनिया में जितने घोड़े हैं उनमें बेस्ट घोड़ा है। तो बेस्ट ऑफ ब्रीड कैसे निकालेंगे आप? देखिए, आप एक टेस्ट केस बना रहे हैं और उससे आप एक एरर निकाल रहे हैं। यहीं पे आप एक ऐसा टेस्ट केस बना रहे हैं जिससे आप होल क्लास ऑफ एरर निकाल रहे हैं, यानी ये एरर जहां जहां आपके सॉफ्टवेयर में होगा वो हर जगह आपको पता चल जाएगी। एक एरर निकालना और मल्टीपल एक ही तरीके के एरर निकालना कौन सा बेहतर है? तो वो टेस्ट केस जो मल्टीपल बहुत सारे एरर जो हो सकते हैं पॉसिबल, उसको निकालने की क्षमता रखता है, उसे हम बेस्ट ऑफ ब्रीड टेस्ट केस कहते हैं। एक अच्छा टेस्ट केस ना ही बहुत आसान हो, बहुत ही इजी भी ना हो और इतना कॉम्प्लेक्स ना हो कि खुद आप ही ना समझ पा रहे हो और उसके ना रिजल्ट समझ पा रहे हो। इंटरनल एंड एक्सटर्नल व्यूज ऑफ टेस्टिंग। अब किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए दो तरीके का हमारा दृष्टिकोण होता है, आयाम होता है, सोच होती है। पहली सोच क्या है? पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊंगा। इसमें आप देखिए, ये जो साहब है इनको इस सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के बारे में कुछ पता नहीं। वो केवल इनपुट डालते हैं और आउटपुट लेते हैं। इनपुट के हिसाब से ये आउटपुट अगर आ जाता है तो ये कहते हैं कि सॉफ्टवेयर अच्छा है, नहीं आता है तो वो कहते हैं नहीं, इसमें कोई समस्या है। और किस जगह समस्या है वो इस इनपुट पे डिपेंड करेगा। अब यहां पर आइए व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, या व्हाइट बॉक्स में क्या होता है, ये खुला हुआ है। वो ये जानते हैं कि जब हम इनपुट देंगे और हमें जो आउटपुट मिल रहा है अगर गलत मिल रहा है तो वो इस पर्टिकुलर लाइन के कारण है, इस पर्टिकुलर इफ एल्स लूप के कारण है, इस पर्टिकुलर लॉजिकल प्रॉब्लम के कारण है। तो दो तरीके हो गए। एक आपका हो गया इंटरनल व्यू या इंटरनल, उसे हम कहेंगे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। एक्सटर्नल मतलब ये हो गया कि आपने अंदर नहीं जाना है, बाहर से ही देखना है इनपुट आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कोई भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सॉफ्टवेयर की बात है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मार्केट में जो भी प्रोडक्ट है, अगर वो इंजीनियर्ड है, उसको बनाया गया है इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से, तो उसको टेस्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है जो फंक्शन करता है, एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन, तमाम तरीके के ये काम करता है, हर एक फंक्शन को चेक कर लिया जाए, क्या इस इनपुट ये फंक्शन आउटपुट सही दे रहा है, क्या ये फंक्शन आउटपुट सही दे रहा है, क्या ये फंक्शन आउटपुट सही दे रहा है। इसी जगह पे अगर ये नहीं दे रहा है, एक्चुअल आउटपुट नहीं आ रहा है, मतलब जो हमको एक्सपेक्टेड था वो एक्चुअल से मीट नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे नहीं भाई, ये जो फंक्शन 1 है ये जो काम ठीक से नहीं कर रहा है ना। तो हम कहेंगे नहीं, ये एक्सटर्नल व्यू है, ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। यानी हम यहां पर केवल फंक्शन, अलग अलग
सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर प्रोडक्ट जो भी काम करता है, मान लीजिए वो 10 काम करता है, हर 10 काम को चेक करके देखेंगे। इसे हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। दूसरा जो व्यू है, चाहे हार्डवेयर हो सॉफ्टवेयर हो, इसमें व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कब कहेंगे, जब हमें इसके अंदर की पूरी नॉलेज हो। अब हम जो टेस्ट केस बनाएंगे या जो टेस्ट करेंगे, हम ये देखेंगे कि अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हर एक लूप को या हर एक पाथ को, जो बेसिस पाथ टेस्टिंग हम देखेंगे, हर एक पाथ ठीक से टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या हर पाथ को हमने ट्रैवर्स किया है कि नहीं किया है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, इसको हम करते हैं सॉफ्टवेयर के इंटरफेस पे, क्योंकि इसमें हम केवल फंक्शन जांचते हैं। हम क्या करेंगे, ये इनपुट देंगे, आउटपुट जांचेंगे, यानी हम यहां पर अंदर नहीं जाएंगे। कैसे ये फंक्शन काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, क्या इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ना हम जानना चाहते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम यहां पर हर एक पाथ, ये जो इनपुट गया वो किस पाथ से गया, किस इफ पे गया, किस एल्स पे गया, किस वाइल पे गया, इस सब को हम जांचेंगे। और अलग अलग कंपोनेंट जो है, इनके बीच में क्या कोलैबोरेशन है, किस तरीके से आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो वो सारे टेस्ट केसेस बनाए जाएंगे जो हर चीज को चेक करेंगे। चाहे वो लॉजिकल पाथ हो, वो आपके कंट्रोल फ्लो ग्राफ हो, बेसिस पाथ टेस्टिंग हो, जिस भी तरीके से हम हर एक, जैसे कहेंगे ना, एक जगह से दूसरे जाने के हमारे पास 50 रास्ते हैं, तो 50 के 50 रास्ते हम चेक करेंगे। इसे कहते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी हम लिखें, चाहे वो सी हो, C++ हो, C# हो या पाइथन ही हो, उसमें आपको इफ एल्स, इफ देन एल्स, लूपिंग, केस स्टेटमेंट, स्ट्रेट लाइन कोड, ये सारी कोडिंग के अलग अलग आपको कंस्ट्रक्ट मिलेंगे। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हमको इन सब के बारे में जानना है और यह देखना है कि हर एक पाथ को कम से कम एक बार आपने ट्रैवर्स कर लिया है, यानी कि टेस्ट केस जो हम डिजाइन करेंगे। ध्यान रखिएगा, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ये टेस्टिंग नहीं है, ये टेस्ट केस बनाने के तरीके हैं। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, इसको हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग भी कहेंगे, इसको हम ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहेंगे, इसको हम स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी कहेंगे। ये ऐसा टेस्ट केस बनाने का हमारे पास तरीका है, टेस्ट केस डिजाइन करने की ऐसी फिलॉसफी है, जिसमें हम ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं, ये सारे जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर, उसमें हम जाते हैं कंपोनेंट लेवल पे, यानी कि एक मॉड्यूल लेवल पे जाएंगे और यहां से हम टेस्ट केस डिराइव करेंगे। हम ये भी सीखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे टेस्ट केस बनाए जाते हैं। तो टेस्ट केस उस तरीके से निकाले जाते हैं या बनाए जाते हैं ताकि जितने भी इंडिपेंडेंट पाथ हो, मतलब मैं यहां से अगर दिल्ली से लेकर जा रहा हूं मान लीजिए आगरा, तो ये एक रास्ता हो सकता है, ये एक रास्ता हो सकता है, ये एक रास्ता हो सकता है। मैं जब इसके टेस्ट केसेस बनाऊंगा तो मैं ये तीनों रास्ते कवर करूंगा, कम से कम एक बार मैं इन सबको कवर करूंगा। इसके अलावा बहुत सारे ट्रू और फॉल्स के डिसीजन हो सकते हैं, लॉजिकल डिसीजन हो सकते हैं। तो ट्रू पे क्या होगा, उसके लिए अलग टेस्ट केस बना देंगे, फॉल्स पे क्या होगा, अलग टेस्ट केस बना देंगे। जब भी हम कोई काम करते हैं, इनपुट आउटपुट देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने वोटिंग के लिए एज लिखी, वोटिंग की एज कितनी होगी, 18 से ऊपर है ना। अब अगर कोई 17 डाल दे तो क्या होगा, 18.1 डाल दे तो क्या होगा। तो ये बाउंड्री वैल्यू पे ही सॉफ्टवेयर अक्सर फेल होते हैं। बाउंड्रीज को आपको चेक करना है, उसके लिए टेस्ट केस बनाए जाएंगे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में। इसके अलावा जो भी आप एरे यूज कर रहे हैं, मान लीजिए लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं या कोई भी आप डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, उनको आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या इसमें डेटा इनपुट और आउटपुट वैलिड हो रहा है, क्या ये डेटा को ठीक तरीके से इंटीग्रिटी रखते हुए डेटा की काम कर रहा है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, पहली चीज यह है कि ब्लैक बॉक्स ये टेस्टिंग नहीं है, ना ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है, ये टेस्ट केस बनाने के तरीके हैं, ये टेस्ट केस को डिजाइन करने के तरीके हैं।
जब आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपको टेस्ट केसेस बनाने होंगे, और वो टेस्ट केस बनाने का तरीका है ब्लैक बॉक्स या व्हाइट बॉक्स। ब्लैक बॉक्स का मतलब ये होता है कि ये बिल्कुल बॉक्स बिल्कुल आपके लिए ओपेक है, आपको इसके अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना आप देखना चाहते हैं। आप केवल इनपुट देंगे और आउटपुट लेंगे। इनपुट और आउटपुट में आउटपुट जो आपका एक्सपेक्टेड है, आप जो चाहते थे, वो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप बोलेंगे कि हमें ये आउटपुट नहीं मिल रहा है। अब मान लीजिए ये सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर तमाम फंक्शन करता है, कब तमाम काम करता है, मान लीजिए 10 काम करता है, तो 10 टेस्ट केसेस आप लिख देंगे, एक इसके लिए, दूसरा दूसरे के लिए, ऐसे 10 टेस्ट केस लिख देंगे। ये आपका ब्लैक बॉक्स टेस्ट केस बनाने का तरीका हो गया। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में आप इनपुट और आउटपुट वैसे ही देंगे, लेकिन आपको इसके इंटरनल स्ट्रक्चर का पता होगा। इसका मतलब यह है कि आपको पता होगा कि अगर आपका लॉजिकल पाथ है, या कोई इफ एल्स है, या इफ देन एल्स है, या किसी ने व्हाइल लूप यूज किया है, या किसी ने मान लीजिए स्विच यूज किया है, सबको आप चेक करेंगे। कम से कम एक बार आप वो रास्ता तय करेंगे। कहने का मतलब, अगर आप ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन में जा रहे हैं और इसके 3 रास्ते हैं, व्हाइट बॉक्स में हम ये तीनों कम से कम एक बार जरूर चेक करेंगे। क्लियर? तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब ये है कि अंदर की जो नॉलेज है, जो कोडिंग हुई है, या जो आपने कंस्ट्रक्ट यूज किए हैं ब्लैक बॉक्स में, उसको जानने की आवश्यकता नहीं होती है। व्हाइट बॉक्स में जो पूरा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है, उसके अंदर जो भी कंट्रोल पाथ है, कंस्ट्रक्ट है, इफ देन व्हाइल, जितने भी कंस्ट्रक्ट आपने लगाए हुए हैं, उन सबको जानने की आवश्यकता है। यानी सॉफ्टवेयर के इंप्लीमेंटेशन की जानकारी आपको होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा कि जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, इसको हम क्लोज बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, इसको हम डेटा ड्रिवन टेस्टिंग भी कहते हैं, इसको हम फंक्शनल टेस्टिंग भी कहते हैं। इसी तरीके से जो व्हाइट बॉक्स है टेस्टिंग, इसको हम ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, इसको हम क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी कहते हैं, और कोड बेस्ड टेस्टिंग भी कहते हैं। ये सारे के सारे नाम इसी के हैं। जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, इसको हम एंड यूजर, जो उसको यूज करेगा वो इस्तेमाल कर सकता है, या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाली टीम भी कर सकती है। लेकिन क्योंकि व्हाइट बॉक्स में आपको पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, सोर्स कोड के बारे में पता होना चाहिए, तो इसके लिए जो टेस्ट प्लान लिखा जाएगा, वो कौन लिखेगा? जिसको जानकारी हो। और इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? जिसको सॉफ्टवेयर कोड के बारे में जानकारी हो। तो इसको सॉफ्टवेयर डेवलपर ही करते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आप इनपुट दीजिए, आउटपुट लीजिए, तो प्रोग्रामिंग की नॉलेज की तो जरूरत है ही नहीं आपको। लेकिन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हर एक आपको कंस्ट्रक्ट का पता होना चाहिए। पाइथन के कंस्ट्रक्ट C# के कंस्ट्रक्ट से अलग होते हैं, इसलिए आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की अगर एग्जांपल लें, तो जैसे मैंने बताया फंक्शनल टेस्टिंग, NFR जो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होती है, रिग्रेशन टेस्टिंग होती है, ये सारे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में आप पाथ टेस्टिंग करते हैं, लूप टेस्टिंग करते हैं, कंडीशनल टेस्टिंग करते हैं, ऐसे तमाम तरीके की व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में टेस्टिंग आती है। ध्यान रखिएगा कि ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स को मिला लिया जाए तो इससे बनता है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। ग्रे बॉक्स, तो अमूमन इन दोनों प्रक्रियाओं को मिला के फिर जो टेस्टिंग की जाती है, वो आपको बेहतरीन रिजल्ट देती है। फिर से बता दूं, ये टेस्टिंग नहीं है, टेस्ट केस डिजाइन फिलॉसफी है, टेस्ट केस बनाने के तरीके हैं। चलिए साहब, ये पहला पार्ट हुआ, अभी हम आगे और लेंगे। तब तक शुक्रिया, मेहरबानी।